हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को व्रज की संध्या कविता समझ में आ गई होगी। इस ऑडियो में हम लोग यहाँ के जो प्रश्न हैं उसको आलोचना करेंगे। तो देख लीजिए क्वेश्चंस। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। हरिओत जी किस रूप में हिंदी साहित्य जगत में सुपरिचित हैं? तो उत्तर होगा हरिओत जी खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि के रूप में हिंदी साहित्य जगत में सुपरिचित हैं। हरिओत जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हरिओत जी का जन्म सन 1865 ईस्वी में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद कस्बे में हुआ था। हरिओत जी द्वारा विरचित किन्हीं दो काव्य रचनाओं के नाम लिखिए। हरिओत जी द्वारा विरचित किन्हीं दो काव्य रचनाओं के नाम बहुत ज़्यादा है। सिर्फ दो के बारे में लिखने के लिए बोल रहे तो प्रिय प्रवास और रस कलम। हरिओत जी द्वारा विरचित दो मौलिक उपन्यास क्या क्या है? अभी देखिए, ये क्वेश्चन अच्छी तरह से अगर एग्जाम में आए तो 2 बार जरूर पढ़िए। एक क्वेश्चन है किन्हीं दो काव्य और एक में है दो मौलिक। हरिओत जी द्वारा रचित सिर्फ 2 ही मौलिक उपन्यास है और उनका नाम है ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। प्रिय प्रवास पर हरिओत जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? प्रिय प्रवास पर हरिओत जी को हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखिए, संक्षिप्त उत्तर दीजिए क्वेश्चन 2 क। संध्या समय व्रज के आकाश में बनी शोभा का वर्णन कीजिए। जो व्रज की संध्या कविता में प्रकृति के जो अनुपम सौंदर्य है उनमें उनका थोड़ा झलक कवि ने दिखाया है जब संध्या आती है। संध्या समय व्रज के आकाश में क्या होता है, उसमें जो धरती कैसी दिखाई देती है, आसमान कैसे दिखाई देते हैं, जलाशय कैसे दिखाई देते हैं, उसके ऊपर अलग अलग से क्वेश्चन होंगे। तो व्रज के आकाश में बनी शोभा क्या था, कैसी थी? संध्या के समय व्रज के आकाश में बनी शोभा का वर्णन कवि हरिओत जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से दिया है। संध्या होने के कारण सूर्य धीरे धीरे तिरोहित हो चला है। उससे निकलने वाली लाल रोशनी पूरी धरती पर फैल गई है। जंगल के बीच में पक्षियों की कलनिनाद बढ़ गई है। आसमान को तप्त लोहे जैसा लाल दिखाई पड़ रहा है। जैसे तप्त लोहे जैसा लाल इसलिए बोला है क्योंकि जब लोहा को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है तो एकदम लाल हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा शायद। तो ये जो आसमान होते हैं जब एकदम संध्या होने को है लेकिन थोड़ा बहुत दिन का भी वो झलक है, उस समय आसमान जैसे पूरा लाल दिखाई देते हैं। उस लाल किरण के पड़ने से वृक्ष के हरे रंग की जो हरिठिमा है, जो शोभा है, वो और ज़्यादा बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई है? क्योंकि पहले तो वो ग्रीन थे ही, अभी उनमें थोड़ा लाल रंग भी बिखर गए हैं, तो उनकी जो सुंदरता है और ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। और वो लाल रंग धीरे धीरे पुलिनों पर भी झलकने लग गए हैं। तो ये जो संध्या समय व्रज के आकाश में किस तरह की सुंदरता है, तो आकाश जैसे लाल दिखाई पड़ जाते हैं, उसके बारे में आप लोगों को लिखना होगा। नेक्स्ट, संध्या समय व्रज के स्थल भाग पर बनी शोभा का वर्णन। पहला तो हो गया आसमान। आसमान लाल हो जाते हैं और आसमान के ठीक नीचे रहने वाले जो पर्वत है, जो वृक्ष है, वो भी लाल दिखाई देते हैं। अभी आ गए हैं स्थल भाग। तो कवि हरिओत जी कहते हैं कि संध्या समय व्रज के स्थल भाग पर बनी
जो शोभा है वो भी बहुत आकर्षणीय है। दिन के अंत में सूर्य जब अस्त जाते हैं, डूब जाते हैं, तो उनकी एक लाल आभा चारों तरफ फैल जाती है। उसी आभा के कारण, उसी प्रभा के कारण, उसी किरणों के कारण चारों तरफ क्या हो जाते हैं, सिर्फ लालिमा ही लालिमा दिखाई देते हैं, सिर्फ लाल रंग ही दिखाई देते हैं। सभी पेड़ पौधों की हरितिमा सूर्य के लाल किरण से और भी गहरा हो गई है और आकर्षणीय लगने लग जाती है। और जब सूरज की किरणें आकर धरती पर गिरते हैं तो धरती पर रहने वाले जो पेड़ पौधा है, वो जो हरियाली है, वो भी लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, जो कवि को बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं। असल में कवि को ही नहीं, सबको ही वो सुंदर लगेंगे, सिर्फ देखने की जो नज़रिया है उसे थोड़ा बदलना पड़ेगा। आप लोगों के पास समय तो होंगे ना कभी इसको परखने के लिए, अभी तो घर में ही है, थोड़ा बहुत कभी शाम को आकर बाहर देखिए किस तरह से प्रकृति परिवर्तित होते हैं, किस तरह से आसमान लाल होते हैं, किस तरह से पक्षियाँ चहचहा कर अपनी घोंसलों की तरफ जाते हैं। कभी उसको महसूस कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। संध्या समय व्रज के जल भाग पर बनी शोभा का वर्णन कीजिए। संध्या समय व्रज के जल भाग पर बनी शोभा कैसी है? वो भी बहुत सुंदर ही होंगी, क्योंकि संध्या समय क्या हो जाते हैं, जो सूर्य है वो तिरोहित हो जाते हैं, और तिरोहित होने से पहले उनकी जो लाल रोशनी है वो कहाँ झलकने लगते हैं? पहले पुलिनों पर, नदियों के किनारे, फिर सरी सरोवर पर, जलाशयों पर भी वो झलकने लग जाते हैं। और वो जो झलकना है, वो जो झलक है, सबकी आंखों को भा जाते हैं। वो दिखने में बहुत ही आकर्षणीय लगते हैं। नदियों और सरोवरों में पड़ने वाली यह लाल रंग जो है वो बहुत ही सुंदर है, वो बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्रज के संध्या शीर्षक पाठ का सारांश। अभी व्रज की संध्या शीर्षक पाठ का सारांश तो बोल ही दिया है, या मैंने आप लोगों को दे दिया है क्वेश्चन आंसर्स। उसमें पूरे स्टैंजा, हर एक स्टैंजा के एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। प्रत्येक स्टैंजा के 4 पंक्तियों का जो स्तवक है, स्टैंजा है, उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और हर किसी को लेकर, पूरे स्टैंजा को लेकर एक साथ पढ़कर, हो सके तो आप लोग कविता का सारांश लिखने के लिए कोशिश कीजिए। वैसे तो कविता का सारांश किताब में भी दे दिया गया है, लेकिन आप लोग खुद इसको लिखने के लिए कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से प्रकृति बदलती रहती। दिन के अंत में सूरज के लाल रंग के कारण आसमान लाल हो जाते हैं। फिर जो होते हैं, जो वृक्ष होते हैं वो भी लाल हो जाते हैं। इसीलिए पक्षियाँ वापस घर लौटती है, बहुत वो खुश होते हैं। फिर ज़्यादा लाल हो जाने के कारण वो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लालिमा दिखाई देते हैं, जो सरी सरोवर में भी देखने को मिलता है। फिर पर्वत के शिखरों पर गिरकर वो लाल रंग के जो सूर्य का गोला है वो गायब हो जाते हैं, और उसी समय व्रज में चारों तरफ मुरली, जो कृष्ण की मुरली की गूंज है, वो ध्वनित होते हैं। वो ध्वनिमय वो करके वो चारों तरफ गूंज जाते हैं, और ब्रज की जो शोभा है उसमें 4 चांद लगा देते हैं। नेक्स्ट है हरिओ जी का संक्षिप्त साहित्यिक परिचय। हरिओ जी का संक्षिप्त साहित्यिक परिचय वो बुक्स में भी है, आप लोग देख लेना, संक्षिप्त साहित्यिक परिचय। लेकिन आप लोग ये गलती मत करना, मैंने पहली कविता में भी आप लोगों को बोला था स्कूल में कि जब साहित्यिक परिचय मांगेंगे तो उनकी जो जीवनी है उसको थोड़ा कम लिखिए,
जैसे हरियोत जी का जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, कहाँ हुआ था, बस या उनके माता पिता का नाम क्या है, वो जो एकदम इम्पोर्टेंट है वही लिखिएगा। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट साहित्यिक परिचय बोलकर अंडरलाइन कीजिएगा और उसके बाद उनके साहित्यिक परिचय को लिखने के लिए कोशिश कीजिएगा। जैसे अभी आप लोग बुक्स में देख लीजिए कि यहाँ जो हरियोत जी के साहित्यिक परिचय है उनमें उनके जीवन के बारे में जो सेकंड पैराग्राफ है वो लिखने से ही होगा कि हरियोत जी का जन्म 1865 में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद कस्बे में हुआ था। उनके माता पिता थे रुक्मिणी देवी और भोलानाथ उपाध्याय, मीडियम स्कूल के अध्यापक थे। फिर वो कानूनगो रहे। अवकाश प्राप्ति के पश्चात अपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। 1947 में आपका स्वर्गवास हुआ। बस उतना होने से ही वो उनकी जीवनी हो जाएंगे फर्स्ट पैराग्राफ। उसके बाद साहित्यिक परिचय में ये जो नेक्स्ट 2 पैराग्राफ है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, वहाँ से लेकर आप लोग पूरा वो पैराग्राफ जो है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वो खुद कविता देखकर आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अभी व्याख्या करना आप लोगों को आता तो होगा ही। व्याख्या कैसे करते हैं, उसमें 5 पॉइंट होते हैं, संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। इन 5 पॉइंट को आप लोग हमेशा व्यवहार कीजिए, ठीक है। संकेत में क्या आता है मैंने आप लोगों को व्याख्या करके मैंने दे दिया है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं बोल देती हूँ। संकेत में सिर्फ जो कविता की पंक्ति है उसके जो फर्स्ट 2 शब्द और लास्ट 2 शब्द, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आप लोगों ने कौन से व्याख्या की है। उसके बाद संदर्भ कहाँ से लिए गए हैं, किसने लिखा है, पाठ क्या है। उसके बाद जो प्रसंग आएंगे, प्रसंग में क्या लिखेंगे कि क्यों लिखा है, कवि ने ऐसा क्यों लिखा है, उसको क्यों लिखना पड़ा, वो आप लोग लिखेंगे प्रसंग में। और उसके बाद व्याख्या में तो आप लोग जानते हैं एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और उसके बाद विशेष में एकदम खास बात, उस पंक्ति जो पंक्ति आप लोगों को व्याख्या करने के लिए दिया गया है उसकी विशेषता क्या है। जैसे विशेषता में क्या आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शिल्प सौंदर्य आएंगे। शिल्प सौंदर्य मतलब भाषा, उनकी भाषा कैसी है, कवि क्या बोलना चाहते हैं, अलंकार कैसी है, इन सब का प्रयोग करना पड़ता है। तो आप लोगों का जो पहली व्याख्या है वो क्या है, विपिन विच विहंगम वृंद का नभ मंडल मध्य थी। मतलब जो फर्स्ट 2 स्टैंजा है उसको दे दिया गया है, तो इसमें संकेत तो वही होगा। फिर संदर्भ में क्या होगा, हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 1 के व्रज की संध्या शीर्षक कविता से उद्धृत की गई है। इनके रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोट। प्रसंग क्या है कि संध्याकालीन आकाश में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उसका वर्णन किया गया है। और जो व्याख्या है, व्याख्या आप लोगों को दे ही दिया गया है, हर स्टेंजा का एक्सप्लेन है, वहाँ से आप लोग व्याख्या लिख लीजिएगा। कि संध्या होते ही व्रज का रूप बदल जाता है, पूरी धरती लाल प्रतीत होती है और उसी समय जंगल से पूरे पक्षियों का समूह वापस आ जाते हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। अभी इसकी भाषा क्या है, विशेषता क्या है, इसके विशेष क्या है कि सबसे पहले इसमें प्रकृति का अपरूप वर्णन है, फिर संस्कृत तथा कलात्मक भाषा का प्रयोग है, फिर इसमें विशेषणों का भी प्रयोग किया गया है। अभी जैसे विशेषण क्या है, विशेषण इसमें क्या होगा, लालिमा, ठीक है, लोहित, ये विशेषण हो गया। या इसमें संस्कृत भाषा भी है
तो इस तरह से एक दो आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है अचल के शिखरों पर मध्य शनि शनि। अचल के शिखरों पर मध्य शनि शनि, 2 3 4 5, जो 5 नंबर की जो स्टैंजा है वो दिया गया है। इसमें भी कहाँ से संदर्भ सेम ही होगा, और प्रसंग में जो सूर्य डूबने वाले होते हैं, अस्ताचलगामी जो सूर्य है वो जो जब धीरे धीरे डूब जाते हैं तो उस समय के खास उस समय का वर्णन किया गया है। व्याख्या क्या होगा? कवि के अनुसार संध्या होते ही सूरज की किरणें धीरे धीरे पर्वतों के शिखर पर चढ़ जाती है। फिर वृक्ष के ऊपर से विहार करने वाले सूर्य की लाल किरणें पर्वतों पर चढ़ने के बाद धीरे धीरे ओझल हो जाते हैं। फिर सूर्य का गोला अर्थात सूर्य का जो गोला है वो लाल रंग बिखेरते बिखेरते धीरे धीरे जैसे मध्य आकाश में ही लुप्त हो जाते हैं। और इसकी विशेष क्या होगी? पहले तो जो अस्ताचलगामी सूर्य मतलब डूबने वाले जो सूर्य है उसका आकर्षित वर्णन है, प्रकृति का वर्णन है और संस्कृतनिष्ठ भाषा का भी वर्णन है। ध्वनिमयी करके गिरी राजित कुंज में, अंतिम जो स्टैंजा है उसके बारे में बोला गया है। जो इसके जो संदर्भ है पहले दो में जो लिखा है वही होगा, बुक का नाम, किताब का नाम, कवि का नाम, कहाँ से ली गई है। और इसमें जो प्रसंग है उसमें कृष्ण की वांसुरी की जो खासियत है, जो विशेषता है, जो व्रज की शोभा को चार चांद लगा देते हैं, उसके बारे में दिया गया है। इसकी व्याख्या कैसे होगी कि संध्या होते ही व्रज की पर्वतों गुफाओं आदि में श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि गूंज उठती है, जिससे संपूर्ण व्रज जीवंत हो उठता है। जब यमुना के तट से कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि व्रज के वनों, उद्यानों और पर्वतों की गुफाओं में गूंजती है तो व्रज के सांध्यकालीन शोभा में चार चांद लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कृष्ण के बिना व्रज अधूरा है। कृष्ण की बांसुरी के बिना व्रज की सुंदरता अधूरी है, उसको कल्पना भी नहीं किया जा सकता। अभी इसकी विशेष क्या होगा? कृष्ण की बांसुरी की जो मधुर ध्वनि है उसकी प्रशंसा, बाकी सेम है, कलात्मक संस्कृत भाषा का प्रयोग है, वो लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आ गए हैं भाषा एवं व्याकरण। इसमें दिया गया है निम्नलिखित शब्दों के विशेषण रूप लिखिए। अभी विशेषण क्या होगा? जो विशेषण किसको बोलते हैं? जो विशेषज्ञ संज्ञा के दोष, कोण, परिमाण इत्यादि को समझाते हैं वही विशेषण है। तो विशेषण रूप अलग हो जाते हैं। इसमें दिया गया है लालिमा। लालिमा क्या है? कहाँ से लालिमा आ गए हैं? इसका विशेषण क्या है? इसका विशेषण लालिमा का मतलब क्या है? लाल। तो इसका जो विशेषण रूप है वो हो जाएगा लाल। हरितिमा, हरितिमा हरित, हरित मतलब जो हरा रंग है वो। अरुणिमा, अरुणिमा मतलब अरुण। कालीमा, काला। गरिमा, गुरु, गरिमा गुरु मतलब ज़्यादा जो होते गुरु। नेक्स्ट है सामासिक शब्दों का विग्रह कीजिए। समास आप लोग शायद से पढ़ रहे हैं, तो सामासिक विग्रह उसका अलग अलग नियम भी होते हैं। मैं यहाँ सीधे रूप से आप लोगों को बोल देती हूँ इसका आंसर। सामासिक शब्दों का विग्रह। तरु शिखा, तरु और शिखा, तरु की शिखा, शिखा किसकी है? तरु शिखा तो बोला गया है, लेकिन किसकी शिखा है? तरु की शिखा। नभ लालिमा, नभ की लालिमा। टर्नी बिंब, टर्नी का बिंब, सूर्य का जो बिंब है वो। गिरी कंदरा, गिरी की कंदरा, पर्वतों की गुफाएं। टर्नीजा तट, टर्नीजा का तट। नेक्स्ट है पाठ में आए किन्हीं 8 तत्सम शब्दों को छांट कर लिखिए। पाठ में आए किन्हीं 8 तत्सम शब्द क्या क्या है? कोई भी लिख सकते हैं, मैं बोल देती हूँ। विपिन,
तत्सम शब्द आप लोग जानते हैं ना, जो शब्द संस्कृत के मूल शब्द है। हम लोग जो भाषा व्यवहार करते हैं वो तद्भव भाषा का व्यवहार करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि संस्कृत के मूल रूप को तोड़कर हम लोग अपनी सुविधा के लिए उसको व्यवहार करते हैं। लेकिन जो मूल रूप है वैसा भी संस्कृत का मूल रूप भी हम लोगों की भाषा में, आधुनिक भाषा में विराजमान है। उसी को ही तत्सम शब्द बोलते हैं। जैसे विपिन, विपिन जंगल को बोलते हैं, हम लोग जंगल बोलते हैं, वन बोलते हैं उसको विपिन। अचल, कानन, पादप, नभ, सकल, कुंज, गगन इत्यादि ये सब कुछ क्या है, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों से प्रत्ययों को अलग कीजिए। प्रत्यय पढ़ रहे हैं आप लोग, समझ में आ जाएंगे। बिहगावली, बिहगावली मतलब इसको जब हम लोग अलग करेंगे तो क्या होगा, बिहग प्लस आवली, बिहग प्लस आवली। कवितावली, कविता प्लस आवली। गीतावली, गीतावली गीत प्लस आवली। दोहावली, दोहा प्लस आवली। शब्दावली, शब्द प्लस आवली। नेक्स्ट क्या है, निम्नांकित शब्दों के अर्थ लिखिए। इन शब्दों के अर्थ लिखने के लिए आप लोगों को दिया है। अवसान, अवसान का अर्थ क्या है, अवसान मतलब अंत, समाप्ति। जब अंत होते हैं, समाप्ति होते हैं, उसको अवसान भी बोला जाता है। प्रभा, प्रभा मतलब आभा, प्रकाश, किरण। विपिन, विपिन जंगल, वन, अरण्य। विहंगम, विहंगम किसको बोलते हैं, पक्षियों को, चिड़िया को विहग भी बोलते हैं। पादप, पादप किसको बोलते हैं, जो पेड़ है, वृक्ष है, सकल है, उसको पादप बोलते हैं। सरी, सरी मतलब नदी है, सरिता है। तरनी, सूर्य, दिनकर। तरनीजा, तरनीजा किसको बोलते हैं, यमुना को बोलते हैं। यमुना को और क्या बोलते हैं, जाह्नवी भी बोलते हैं, लेकिन इसमें आप लोगों को एक ही अर्थ लिखने से ही होगा, आप लोगों को जान लेना अच्छा है। तो स्टूडेंट्स, समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। घर में अच्छी तरह से सुरक्षित रहिए, पढ़िए, और इसका जो क्वेश्चन आंसर्स है साथ में ही आप लोग करके जाइए, नहीं तो बाद में आप लोगों को ही परेशानी होगी। और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जो ऑडियो है, मैं उसमें आप लोगों के लिए एक नई कविता लेकर आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखना, घर वालों का ध्यान रखना और साफ सफाई के साथ रहना। ठीक है, गुड नाइट।